नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। अखाड़ा 2019 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा सीट जो कुरुक्षेत्र की है ये इतनी हॉट क्यों है, क्यों इतनी चर्चा में है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद हैं निवर्तमान, वो हैं राजकुमार सैनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2014 में जीते थे, लेकिन जैसे जैसे 5 साल का वक्त बीता वो बागी हो गए। अब राजकुमार सैनी अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं और बाकायदा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये धर्म नगरी है और कृष्णा सर्किट का पार्ट होने के नाते यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर जो आध्यात्मिक टूरिज्म की अगर हम बात करें, पर्यटन की बात करें, उसको प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत यहाँ पर है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो करीब 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं और ख़ासकर जो नॉन जाट वोटर हैं वो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं और काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि राजकुमार सैनी यहाँ पिछले चुनाव में भारी मतों से जीते हैं। तो हमारे साथ तमाम दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे संदीप जी हैं, इंडियन नेशनल लोक दल से संदीप टेका जी हैं, इसके साथ डॉक्टर जसविंदर खैरा जननायक जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं बिमला सरोहा प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ धर्मवीर डागर हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि काफ़ी कुछ पूछने के लिए उनसे सवाल हमारे पास हैं। यहाँ से पिछली बार बीजेपी की टिकट पर ही राजकुमार सैनी जीते थे। डागर जी, पहला सवाल आपसे ही है। राजकुमार सैनी यहाँ से जीते, अब नायब सैनी को आपने टिकट दे दिया, जो पहले जीता उसने क्या किया, पार्टी छोड़ कर चला गया, और नए आपके कैंडिडेट पर लोग विश्वास क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक दल है जो जनतंत्र में विश्वास रखता है और जिसने, राजकुमार सैनी पहले किसी और पार्टी में था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी में लेने का जो काम किया था और उन पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट उनको दिया, उनको चुनाव लड़वाया और मोदी जी के प्रताप से वो जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन जीतने के बाद उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर होने लगी कि उन्होंने पार्टी को ठेंगा दिखा दिया और स्वयं को स्वयंभू, उसको क्या कहें कि प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस चाह में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो परे जाने लगे। इसलिए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। और डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने भी कहा कि पार्टी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, जनता को भी कहीं ना कहीं ठेंगा उन्होंने दिखाने का काम किया, क्योंकि लगातार कई बार ये कहते रहे कि सरकार में उनकी चलती रही, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो अब जब उन्होंने कुछ करवाया नहीं तो फिर किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी एक सांसद के भरोसे एक लोगों को नहीं छोड़ती है कभी भी। आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं, सांसद एक माध्यम है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी भी एरिया में किसी का कोई ये नहीं कि भाई फलाने जगह से विकास होना है, फलाने एरिया का विकास नहीं होना है। ये कांग्रेस का एक एजेंडा होता था कि मात्र कुछ जगह का विकास करवाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा ये है कि कोई भी एरिया हो उसका विकास समान रूप से करवाया गया है। अगर लोकसभा में जो सांसद भेजा उन्होंने कोई जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे वो प्रदेश का है चाहे वो देश का है, जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ा। आप मानते हैं विकास हुआ है यहाँ पे? विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिमला जी, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि डागर जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आप ये बताइए कि नामांकन प्रक्रिया के महज 2 दिन बचे हैं हरियाणा में, आपकी पार्टी अभी तक कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं कर पाई? देखिए, कैंडिडेट की ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, लोकसभा का एक संसद की एक महापंचायत का चुनाव है ये, और पार्टी सोच समझ के निर्णय लेती है और कांग्रेस पार्टी कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। ये हमारा कांग्रेस का इतिहास भी रहा। चलिए, जल्दबाजी नहीं तो इतना देर भी आपको लगता है ज़्यादा सही होता है क्या? 2 दिन बचे हैं और कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं है आपका। लेकिन मैं इसमें समझती हूँ कि हाईकमान
जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के, और टाइम की कोई बात नहीं होती, प्रक्रिया होती है, उससे पहले वो हमारा आज हो जाएगा। कहा जा रहा है नवीन जिंदल यहाँ से इच्छुक नहीं है तो नया कैंडिडेट मिल नहीं रहा पार्टी को। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि नवीन जी यहाँ इच्छुक नहीं है, ऐसा हमने तो नहीं सुना कि वो इच्छुक नहीं है, वो आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, डॉक्टर जसविंदर खेरा है हमारे साथ। नई पार्टी है जी आपकी, इंडियन नेशनल लोकदल से टूट के बने जननायक जनता पार्टी। कैंडिडेट आपका भी नहीं आया अभी तक। देखिए, हमारा कैंडिडेट बहुत जल्द आज शाम तक हो सकता है हमारा कैंडिडेट हमारे बीच में होगा, कुरुक्षेत्र के लोगों के बीच में होगा। और जिस प्रकार की मैं बात करूं, पहले हमारे बीजेपी के जो साथी कह रहे थे कि यहाँ बहुत विकास हुआ, आप भी यहाँ पर आकर आपने भी देखा कि कितना विकास हुआ। और जो इनका पीछे सांसद थे जो राजकुमारी सैनी यहाँ से जीत के गए थे, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम किया। और कल ही जब मैं देख रहा था मुख्यमंत्री ने उस गलती को माना भी। तो इसके लिए पहले तो मुख्यमंत्री यही नहीं मानते थे कि ये राजकुमार सैनी कुछ गलत कर रहे हैं, और ये बहुत देर बाद माने कि वाकई में राजकुमार सैनी ने गलत किया। बीजेपी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि दंगे फसाद करवाओ। आपने देखा होगा कि साध्वी देवा ठाकुर हैं जो, उन्होंने हमारे जो शहीद हुए हैं हेमंत करकरे जी, प्रज्ञा ठाकुर, और किस प्रकार से जो हेमंत करकरे जी जो हमारे देश के लिए आतंकवादियों के लिए शहीद हो गए, और उनको किस प्रकार से ऐसी टिप्पणी करके शहीदों का अपमान करने का जो काम किया। ये एक तरफ तो कहते हैं कि शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा फेलियर। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर तो चुनाव हो ही रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो एक सवाल मेरा इसे कैंडिडेट को लेकर ही था, क्या दिग्विजय चौटाला को आप लोग मना रहे हैं कि यहाँ से टिकट लें और जीतें? देखिए ये पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है। किसी भी कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को जननायक जनता पार्टी यहाँ से कैंडिडेट बनाने का काम करेगी, चाहे वो दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ से आके जननायक जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के अलावा जो एक बड़ी पार्टी प्रदेश की है इंडियन नेशनल लोकदल, उसने कैंडिडेट जरूर यहाँ पर घोषित किया है, और कैंडिडेट भी घोषित किया है अर्जुन चौटाला को। ये बताएं कि अर्जुन चौटाला ही क्यों आपको कैंडिडेट यहाँ से मिले, जबकि उनका कोई राजनीतिक कोई अनुभव नहीं रहा है, और सिर्फ ये उनकी काबिलियत है कि वो चौटाला परिवार से थे, इसलिए आपने टिकट दिया? नहीं, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ। हमारी पार्टी युवाओं को प्रेफरेंस देती है। अर्जुन चौटाला युवा है, और रहा उनका राजनीति में कैरियर की बात, वो हमारी जो युवा का संगठन है ISO, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कब से? वो अभी पिछले दिनों जैसे ही इसके जजपा के अलग होने के बाद हमने INSO को उनको संभलवा दिया था, उसके बाद से हमने अपना नया संगठन खड़ा किया ISO के नाम से, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी पिछला चुनाव, कैसे इंडियन नेशनल लोकदल लोगों को मनाएगी कि वो पार्टी के पक्ष में मतदान करें? भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक लोक लुभावना नारा दिया था कि भी हम यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, ये हमारे पीछे ब्रह्म सरोवर है, हम यहाँ पे खड़े हैं। ब्रह्म सरोवर में चलता पानी के नाम पर बीजेपी के विधायक ने लाखों करोड़ों रुपए खाए, आज भी पानी इसका हरा पड़ा है, देख लो, आप जाके देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 10 कदम की दूरी पर है। आप यहाँ से निकलो, बिरला मंदिर से लेकर आप गुरुद्वारा तक मात्र 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, उसमें अगर आपको 20 खड्डे या आपकी गाड़ी 20 से ज्यादा स्पीड पकड़ जाए, मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। चलिए, ये तमाम बड़ी पार्टियां हैं। एक हमारे साथ राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के कैंडिडेट हैं जी। आप बताइए, आप जनता के बीच क्या कहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच कैसे अपने दावेदारी को मजबूत करेंगे? देखिए, मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ है, और मैं मीडिया के माध्यम से ये तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं जो ये झूठ फूट और लूट की जो ये राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि अभी पीछे आपने देखा कि जो विगत जो पिछले जो सांसद थे, उन्होंने किस तरीके से जाति के नाम पर पूरा हरियाणा लड़वाया, हमारा सारा भाईचारा खराब कराया। अगर उनसे एक प्रश्न किया जाए कि उन्होंने विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर क्या किया, आप उनका आंकड़ा उठाइए। जो 100% जो ग्रांट एक लोकसभा सांसद को केंद्र सरकार से मिलती है, मात्र 38% वो अपने सांसद को उससे लगा पाए। तो आप स्थानीय मुद्दों के आधार पे वोट मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये भारी जो उम्मीदवार इस लोकसभा में आए हैं, ये लोकसभा कुरुक्षेत्र की जनता अब की बार भारी को जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए, भारी का भी मुद्दा है यहाँ पर, भारी का भी मुद्दा है, और तमाम दलों की बात आपने सुनी। इन सभी पर एक विश्लेषणात्मक कमेंट लेते हैं हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से जो है अशोक यादव, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, सबकी बात आपने सुनी, आप यहाँ स्थानीय स्तर पर तमाम मुद्दों को कवर करते हैं, बहुत समझ है आपको एक एक मुद्दे की।
क्या लग रहा है यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा का क्या समीकरण है? कुरुक्षेत्र लोकसभा देखिए जाट मतदाता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जाट मतदाताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाट फैक्टर जरूर काम आएगा। जिस तरह से उसके बाद जो सैनी मतदाता हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी का विरोध जरूर हो रहा है कि बाहरी कैंडिडेट हैं, मगर जो अर्जुन चौटाला को तरफ वो भी बाहरी हैं, कि कहीं ना कहीं ये विरोध जरूर हो रहा है कि बाहरी कैंडिडेट कहीं ना कहीं अब की बार जनता, पिछली बार जिस तरह से राजकुमार सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, यहाँ से जीते, भारी मतों से जीते, मोदी लहर काम आई, मगर अब की बार कुछ अलग ही जनता ने कुछ और मूड बनाया हुआ है। क्या कुछ बदलाव के लिए वोट कर रही है जनता इस बार, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बदलाव जनता चाहती है। जनता ने चुनकर जिसे भेजा था उसने 1 साल जरूर काम किया, मगर उसके बाद धीरे धीरे जो राजकुमार सैनी ने किया, जो खुद लोग जनता यहाँ के बताते हैं कि जातीय जहर घोला उन्होंने, इसलिए जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। चलिए, एक नई पार्टी भी इस बार चुनाव में है और गठबंधन में है जननायक जनता पार्टी के साथ, जो खुद भी एक नई पार्टी है। तो सुखबीर चहल है हमारे साथ उनके प्रतिनिधि के तौर पे। सुखबीर जी, गठबंधन आपका हुआ, 3 सीटें खाते में आई हैं, तो क्या तैयारी है इस बार? तैयारी 2012 से शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ तैयारी है, सिस्टम बदलना है जो आज तक चलता आ रहा है। अब राजकुमार सैनी याद आने लगा, गालियां देने लग रहे हैं, नायब सैनी भी गालियां दे रहे हैं, खट्टर साहब भी गालियां दे रहे हैं। ये साठगांठ है, बीजेपी का एक मोहरा है, चाहे वो इनेलो लगा लो, चाहे ये अपने राजकुमार सैनी लगा लो। इन लोगों ने भाईचारा खत्म तो किया ही किया। आज तक मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एक निलंबन पत्र दिखा दे राजकुमार सैनी के खिलाफ कि इन्होंने पार्टी से निलंबित कर दिया। अगर इन्होंने निलंबित ही नहीं किया, आज तक वो सदस्य हैं, तो मतलब इनके हाथ की कठपुतली हैं। ये जो आपने एक बार शुरुआत करते हुए कहा था कि इसको धर्मनगरी को आप पर्यटन क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर की जमीन को उन्होंने 5 लाख में दे दिया। 9.5 एकड़ की जमीन है जो यहाँ पे ही है, केडीबी के अंदर आती है। उसके अंदर एक चीज की गई थी राज्यपाल के माध्यम से कि ये किसी को अलॉट नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने रातों रात नियम बदले और ज्ञान महाराज को 9.5 एकड़ जमीन, कागजों के अंदर 9.5 एकड़ है, लेकिन वो 11.5 एकड़ जमीन इन्होंने 45 लाख के अंदर दे दी। ये कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त राज लेके आएंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो नहीं दे पाए। राफेल के ऊपर मोदी साहब के मुंह पे करारा तमाचा लगा है, इनके मुंह पे। चलिए, वो उस पर पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है। कई आरोप लगे हैं डागर साहब आपकी सांसद पे, पार्टी पे, सरकार पे, क्या जवाब? बहुत संक्षेप में, उसके बाद मतदाताओं के पास जाना है। पहले मैं अशोक जी की बात का एक जवाब देना चाहूँगा। जो इन्होंने कहा कि एक बाहरी कैंडिडेट नायब सैनी है, वो बाहरी नहीं है। लाडवा हल्के में उनका गांव है मंगवली जाटान, और वहीं से उन्होंने पर्चा भर के पूजा पाठ करके वहीं से चुनाव की शुरुआत की है। हमारे इन लोग को भाई भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। भ्रष्टाचार के मामले में पूरा कुंडवा जेल के अंदर है, और जेल के अंदर है जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब से इस प्रदेश में और देश में राज आया, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आज तक अपोजिशन वाले भी लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। चलिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कहने की बातें, ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मतदाता क्या सोचते हैं, कुरुक्षेत्र के वासी क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मैं सभी के पास आऊंगा। बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में, आप क्या मुद्दे हैं यहाँ? मैं भाजपा के माननीय जी से पूछना चाहूँगा, ये हमारे लोकसभा के निगरानी समिति के चेयरमैन रहे, मेंबर हैं, सॉरी, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इन्होंने अपने इस कार्यकाल में कितने ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों में या कितनी ऐसी निगरानी कमेटियों की वो कर ली, सारे शहर में सिर्फ टाइलों के सिवा, वो भी टाइलें इनकी, फैक्ट्रियां इनकी, जो सड़कें नहीं भी बनानी उनको 4000 पर खोद। आपको लगता है उसमें भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल भ्रष्टाचार ही है। चलिए, सारा टोटली ये जवाब हम डागर साहब से लेंगे। जी, अपना नाम बताएं और क्या मुद्दा है आपका, क्या सवाल है? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूँ इन भाइयों, जो 6000 रुपए किसान को दे रहे हैं, अरे चिंदी चोरो, तुमने 5 किलो खाद क्यों चुराया किसान का? 45 किलो का कट्टा आप लोगों ने किया हुआ है। हम बोते हैं जवार, फसल बीमा करते हैं गवार का, बोते हैं ईख, फसल बीमा होता है गेहूं का। क्यों किसान के साथ धोखाधड़ी की जा रही है? ठीक, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। जी, आप बताएं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, पहले मैंने बीजेपी की वोट दिया था, लेकिन अच्छे नाम पे इन्होंने धोखा दिया है। क्या धोखा मिला आपको? सर, रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, आम मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। ये सारे राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद ठीक नहीं है क्या? क्या ये नकली कर रहे हैं ये राष्ट्रवाद। चलिए, नकली राष्ट्रवाद है बीजेपी का या सबका? बिल्कुल बीजेपी का सर। जी, नाम बताएं। अशोक गोयल नाम है मेरा। जो खैरा जी ने अभी बात की कि प्रज्ञा ठाकुर जो है
कि उन्होंने बयान दिया है। बयान नहीं दिया, उन्होंने आप बीती बताई है जो कि कांग्रेस की राज में हुआ था उनके साथ, क्योंकि टीवी पे इससे पहले उनको टिकट आज मिला, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुई है। वो बयान नहीं था, उसकी आप बीती थी। आप उनका उन्होंने सपोर्ट आतंकवाद के नाम पे सपोर्ट करते हैं। जी जी बताइए। डाली है। मेरा नाम मनोज मौर्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सराहना देना चाहता हूं कि बगैर भ्रष्टाचार के बिना पैसों के नौकरियां मिल रही हैं। मेरी अभी सिस्टर लगी है हरियाणा पुलिस में, बगैर पैसों की नौकरी लगी है। पहले की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार होता था, बगैर पैसों की नौकरी लगी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर मेरा नाम राजीव बंसल है। बोलो जल्दी। और मैं भी यही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी कम से कम 10 से 12 नौकरियां लगी हैं। किसी ने 1 रुपया भी डोनेशन का नहीं दिया है। सब के सब भ्रष्टाचार मुक्त हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नौकरियों के मामले में भाजपा को यहाँ पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। शांति बना रखें कृपया। आगे कुछ और सवाल लेते हैं। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं अपना। मैं पुनीत मल, गांव झांसा से सरपंच प्रतिनिधि हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी से है। मेरे गांव को आदर्श गांव सांसद गोद लिया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, अगर वो सांसद बागी हो गया था तो सरकार कहां सो रही थी? मेरे गांव के अंदर 4 साल में मात्र 9,90,000 रुपए आदर्श गांव सांसद के लिए आए। वो तो कह रहे हैं सांसद के भरोसे नहीं थे, विकास करवाया। अगर विकास होता तो वो भारतीय जनता पार्टी कहां थी जिन्होंने सिर्फ 9,90,000 रुपए आदर्श गांव सांसद के अंदर दिए? मेरे गांव का विकास क्यों नहीं किया? जी आप बहुत संक्षेप में बताएं। मैं ब्रिजभूषण जिंदल, मैं एक आम जनता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी पार्टी अपना जो घोषणा पत्र है उसको एफिडेविट के रूप में दे, ताकि इनकी जिम्मेवारी बने। जी अपना नाम बताएं। विनोद कुमार। जी बताओ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 3 मई 2015 को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का अमर उजाला पेज नंबर 4 में एक बयान, उन्होंने खुद का बयान दिया हुआ है, अमृतसर से छपा हुआ है। वो उन्होंने खुद माना था कि पंजाब का युवा नशे के दलदल में डूबा हुआ है। और कहाँ, सवाल यह है कि किनकी सरकार थी, किसके समर्थन से चल रही थी, कौन उसके लिए? हरियाणा की कुरुक्षेत्र की बात करते हैं हम, अगर कोई मुद्दा तो नहीं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। चलिए, तमाम सवाल हैं और इनके जवाब डागर साहब से हम लेंगे, क्योंकि सवाल सरकार से ही होते हैं संगठन में। इधर से हम चलते हैं। आप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी एक हमारे साथी जिंदल जी ने, जो एक आम नागरिक है यहाँ के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया कि जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये एफिडेविट पे क्यों नहीं दे रहे हैं अपने घोषणा? आप देंगे? बिल्कुल, हम लोग एफिडेविट दिया है क्या आपने? बिल्कुल दे रहे हैं। हम अपनी आम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम एफिडेविट, वो भी आम जनता के बीच ही जाके वोट मांग रहे हैं। और सुनिए, जो एफिडेविट होगा उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का प्रत्याशी लिखित रूप में देगा। क्या इनमें से कोई पार्टी देने को तैयार है? जी जरूर पूछेंगे। डागर साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए खड़े हो गए हैं। स्थानीय सवाल भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। जैसे इन भाई ने एक आरोप लगाया कि मैं निगरानी कमेटी का चेयरमैन के नाते इस प्रदेश में सीएम विंडो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापित की, उसमें जितने केस आए तकरीबन उसके 95% का हल हो चुका है और वो जनता के हक में हुआ है। पहले क्या होता था, कोई भी अपने समस्या को लेकर पर्ची देता था मंत्री को, अफसर को, वो गाड़ी में बैठ के उड़ाने का काम कर। अभी आपके सामने उन्होंने आरोप लगाया कि टाइलें का जो मामला था, ऐसे टाइल किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन क्वालिटी उनकी उच्च है। ऐसे हमने कई बार चेक भी किए हैं। ऐसे आरोप लगाने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता है, उसके लिए आपने तथ्य साबित करने पड़ते हैं। रही बात ये जो कह रहे थे कि 6,000 रुपये का क्या मसला है, किसानों के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मदद करने के लिए किया, उनको उचित मूल्य फसल का मिले 1.5 गुना से और 2 गुना तक, ये नहीं कि स्वामीनाथन। लेकिन मिलेगा कब सर? मिल रहा है अभी 2022 तक बात हो रही है, तो 2022 तक है 2 गुना करने की। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की जब बार बार विपक्ष की बात करता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। चलिए, एमएसपी के रूप में ठीक उसमें सिर्फ 50% लाभांश जोड़ने की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें किसी में 80% लाभांश है, किसी में 100% ज्यादा है। ठीक है, मैं आपके इस तर्क से मुझे एक बात याद आ गई। कांग्रेस ने एक न्याय योजना देने का वादा किया है, तो बिमला जी, इससे वाकई में न्याय होगा क्या? 101% 101% न्याय होगा, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी ने जब भी जो बात कही उसको पूरा किया, चाहे वो हमारी फूड सुरक्षा बिल हो, खाद्य सुरक्षा बिल जो हमारी पहले भी आई है। कांग्रेस ने जितने वादे किए हैं उनको पूरा करने का अथक प्रयास किया और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश भी की और हमेशा किए भी हैं। आगे भी जो बात आई है, जो लेकिन विनोद जी, गरीबी हमेशा चुनाव में क्यों याद आती है और गरीबी अभी तक हटी क्यों नहीं? लगातार आपकी पार्टी यही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हट नहीं पा रही है। लेकिन मैं कहती हूँ मोदी जी ने जो नारा दिया था कि महिलाएं प्रताड़ित हुई, सुरक्षा का वादा दिया था, जो हमारी युवा का रोजगार का दिया था, कहाँ तो रोजगार है, कहाँ 15-15 लाख है, कहाँ महिलाओं की सुरक्षा है? बिल्कुल जीरो, टोटली। मोदी जी ने क्या किया? डॉक्टर साहब, कांग्रेस को सुना आपने, बीजेपी को सुना, आप क्या करेंगे जीते तो? कि नई पार्टी आपकी स्थापित हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए सर, पहली जो जिम्मेवारी सांसद की होती है वो जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत के जाए, सबसे पहले तो उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का काम करें। हमारे जो कुरुक्षेत्र के जो सांसद चुन के गए थे, वो छोड़िए, उन्होंने क्या किया, आप क्या करेंगे बताइए? सर बताना पड़ेगा। हमारे जो कुरुक्षेत्र के सांसद चुन के गए थे, आज तक उनकी कितनी हाजिरी है, उन्होंने कितने कुरुक्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। और सर ये बात करते हैं किसान की, सबसे पहले बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट है उसके लागू करेंगे किसानों के लिए, आज तक क्यों नहीं लागू की? सर ये किसानों के साथ धोखा करते हैं। आपकी बात मान गया मैं, आप अपना विजन बताइए क्या है? देखिए सर, हमारा विजन बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से आदरणीय दुष्यंत चौटाला ने निरंतर 5 साल से संसद में रह के किसानों के मुद्दे उठाए, व्यापारियों के मुद्दे उठाए, छात्रों के मुद्दे उठाए, युवाओं के मुद्दे उठाए, सर हम अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि सांसद दुष्यंत चौटाला की तरह 10 के 10 सांसद हरियाणा की तरफ से लोकसभा में जाने का काम। ठीक है। एंड मेरा सवाल टेका साहब आपसे ये है, जो इन्होंने बातें कही, आपकी पार्टी कभी हुआ करती थी, अब अलग हो गई, हमारी तो है अब दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से लॉन्च हुए, अब अभय चौटाला का जो परिवार है वो भी अपने बेटे को राजनीति में ले आए, इससे ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारी पार्टी ने आज 9 आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। हमारी पार्टी ने कभी टिकट बेचने का काम करती है। राष्ट्रीय पार्टियों में टिकट बेचे जाते हैं, एक सीट को 2-2 जगह बेच दिया जाता है। और रही बात हमारे भाई धर्मवीर डागर जी ने भी कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, अभी एक क्लिप भी चल रही है। और पहले भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सुभाष बराड़ा जी और प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, तमाम नेता कपड़े निकालकर सड़कों पर घूमते थे कि किसानों को गेहूं का रेट 2100 रुपए दिया जाए। पिछले 5 साल से जी मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये कुरुक्षेत्र लोकसभा का रण है, अखाड़ा 2019, जहाँ तमाम दिग्गज मैदान में है। 16.5 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र का अगला सांसद कौन होगा। तो अखाड़ा 2019 में फिलहाल इतना ही, किसी दूसरी लोकसभा क्षेत्र में फिर मुलाकात होगी। मुझे मनोज कुमार और मेरे सहयोगी संदीप कुमार और स्थानीय सहयोगी अशोक यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।